हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित हो गया होगा कि कल पेट का जो है फार्म आ चुका है। कल उसका प्रारंभिक डेट था। कल से लेकर वो 27/7 तक भरा जाएगा। सबमिट करने का जो तिथि है वो आखिरी 27/7/2022 तक है। तो अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं या ग्रुप जो ग की वैकेंसी होती है यूपी में, उसके लिए यह प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा। इसके पास किए बिना आप यूपी का कोई भी फार्म नहीं भर सकते हैं। जो ग्रुप ग में आती है वैकेंसियाँ, इसमें लेखपाल महत्वपूर्ण पद होते हैं। तो आप अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम पेट दिया गया है, आप उसको पास करना पड़ेगा। जैसे कि आपको टीचर बनने के लिए पहले टेट या सीटेट पास करना है, उसी तरह एक प्रकार का ये भी एक सीटेट टेट की तरह ही है कि अगर आपको ग्रुप ग में जाना है तो आपको मतलब ये प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। तो इसको सी आप कह सकते हैं, ग्रुप सी में। तो आगे देखिए ये क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या क्या योग्यता है, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या उसका सिलेबस रहेगा, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जिक्र करेंगे। ये वीडियो आपको लंबा लग सकता है, तो अगर आप पूरा सिलेबस या हर चीज़ का आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप तैयारी आपकी अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, पहले कि हम कुछ कहें, ये आपको बताना ज़रूरी है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें दिया गया है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि जो है वो पहले कल से स्टार्ट हो गई है, मतलब 28/6/2022 ये स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो है अंतिम सबमिट का ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 27/7/2022 तक है। ठीक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो कब तक है आपकी? 3/8/2022 तक रहेगी। तो ये पूरा का पूरा तिथि है। 27 से पहले आप फार्म को जरूर फिलअप कर दें, भर दें। अब इसके देखते हैं क्या क्या है। विशेष कथन में उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की तिथि 27/7/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 27/7 के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थियों द्वारा बैंक से शुल्क जमा जो है 27/7/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर अर्थात 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो अधिकतम क्या है आपका? 3/8। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स, आप सभी लोग 27/7 से पहले ही सब फार्म सबमिट कर दें, ओके कर दें। जो करना है पहले ही कर दें, बाद में सर्वर डाउन हो जाता है तो बहुत से फार्म रह जाएंगे। अब इसमें जो है इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है क्या क्या है ये देखिए। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश, ये संख्या दिया है 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो ये वही है, आपको इसमें 2 चरण में क्या होगा, परीक्षा आपका होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधित कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली शासनादेश की तिथि अर्थात 20/11/2020 के बाद विज्ञप्ति किए जाने वाले पदों हेतु मान्य होगी। जो पद उक्त तिथि के पूर्व विज्ञप्ति किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रियानुसार
होगी। जो पहले है उसको उसी तरह होगा, लेकिन इसके जो 2011-2020 के बाद जो भी पद निकलेंगे उसमें ग में उसमें आपको पेट देना ही पड़ेगा। अब इसका आवेदन जो है कैसे करना है आवेदन, ठीक है, आप जाकर इस वाले वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं या सरकारी वाले वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जो अनिवार्य क्या है, प्रारंभिक परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या है, इसमें आपको इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। तो सबको इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग लेना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक 2/10 और 2021 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 27/10 तक प्रभावी है, ठीक है। वो कब तक प्रभावी है, 27/10/2022 तक क्या है, प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, ठीक है। तो अगर 27/10 से पहले का जो है 2022 से वो पहले के हैं, तो उनको जो प्रारंभिक परीक्षा 2021 हुआ है उसी के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसी के अनुसार उस पद में भरा जाएगा। बाकी का आगे देखते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है ये देख लीजिए। आपको प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता की अवधि क्या है, 1 वर्ष है। उसके समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसे उसके द्वारा दिनांक 27/10/2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अगर आप एक बार सोच रहे हैं कि सीटेट और टेट की तरह एक बार कर हम इसको निकाल लेंगे और आजीवन रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसको हर साल आपको देना पड़ेगा और साल भर में जो वैकेंसी आएगी उसी के लिए ये क्या होगी, मान्य होगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये अभी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। तो आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी जो पद के लिए मतलब एलिजिबल हो गए। बस ये क्या है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा है। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से पद है ये आपको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा के उल्लिखित समूह ख से निम्न समूह ग में के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के भी पद हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य किसी विधि निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी क्या है लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसे जोड़ सकता है। अब इसका जो है क्या क्या है ग्रेड पे ये देखिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना के तहत, ठीक है, जो वेतन है इसका 1900 ग्रेड पे रुपया जो 1900 है या इससे अधिक, किंतु वेतन बैंड 2, ठीक है, आपका इतना ग्रेड पे जो है 4600 से
कम के सीधी भर्ती के समस्त पद, ठीक है, ग्रेड रुपया जो है आपका, इससे कम जो होगा 4600 से कम सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिष्ट किया गया है। मतलब 4600 से जो नीचे है, ठीक है, 4600 आपका बी में आ जाता है, तो बी वाले से नीचे जितने भी भर्ती हैं उसमें आपका ये किया गया है। आगे देखिए, विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनाओं के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा 2022 के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आवांछित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू होगी। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको इसको क्या करना है, ऑनलाइन ही बनना है वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UPSSC-government.in पे आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या क्या होगी ये देख लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर फ़ोटो और आपका हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, शेष फार्म का विवरण भरना पड़ेगा, फीस का भुगतान करना पड़ेगा और फिर इसके बाद तब जाकर आपका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये है, अभ्यर्थी फार्म भरने से उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाओं को एक बार पूर्णतः, ठीक है, पूर्ण कर सकता है। आप एक ही बार में सब प्रक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये था आपका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए ये दिया गया है, तो आप इसको रोक कर आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके बाद आप आगे बढ़ लीजिए। फ़ोटो अपलोड कैसे करना है ये दिया गया है, ठीक है, क्या क्या रहेगा, ठीक। यहाँ से फ़ोटो में क्या क्या है ये देख लीजिए। फ़ोटो अपलोड करना है, चेहरे की सभी स्पष्ट होनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद ठुड्डी के शिखर तक साफ देखना चाहिए, मतलब आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारों साफ दिखने चाहिए, कान दोनों। चश्मा पहनने की स्थिति में आँख साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, मतलब आँख खुली हो, मुंह बंद हो। हल्के या ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ये वाला आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद हो या हल्के ग्रे कलर का पृष्ठभूमि क्या है, आवश्यक है। फ़ोटो का आकार फ्रेंड्स ये है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिएगा, ठीक है, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से मतलब होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए, 70% भाग पे दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो 6 महीना के भीतर लिया गया हो। अब उसका साइज क्या है ये देख लीजिए। अभ्यर्थी अपना 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ, ठीक है, JPEG या JPG प्रारूप में स्कैन कर अपलोड करें और फाइल का आकार अधिकतम कितना होना चाहिए, 50 KB होनी चाहिए, ठीक है। स्कैनर कर अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी का हस्ताक्षर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3.5 मीटर लंबा तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए। इसको भी आपको JPEG में और JPG के प्रारूप में फाइल में अधिकतम जो है कितने KB का होना चाहिए सिग्नेचर, तो 30 KB का होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में नाम भी क्या करें, लिख लें। पूरा नाम लिखना है आपको फ्रेंड्स, अपने जो हस्ताक्षर करते हैं। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा कि आप स्मॉल में करिएगा, कैपिटल में मत करिएगा। और उसके बाद आपका हिंदी में भी क्या होना चाहिए, नीचे हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लीजिए। अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं के प्रविष्ट के बाद कंटिन्यू बटन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अगला पृष्ठ पे चले जाएंगे। शेष विवरण भरना होगा। शेष विवरण में जो घोषणा दिया गया है उसको भरना होगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। या बता देते हैं,
घोषणाओं में है, ये पूरा पढ़ लेना होगा। फीस भुगतान और समायोजन, और फिर इसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, ये भी देख लीजिए। अभ्यर्थियों द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग द्वारा निर्धारित शुल्क किया जा चुका है, परंतु शुल्क समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है। अभ्यर्थी होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक पर अपलोड योर ट्रांसफ़र आईडी बाय डुप्लीकेट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर ले। ठीक है, और ये सब है, इसको देख लीजिएगा, ये सब है, तो इसको देखकर आप वो कर लीजिएगा। आवेदन शुल्क क्या क्या लगेगा ये बता देते हैं। इसमें अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको आवेदन शुल्क क्या है 160 रुपया है, और टोटल जो हो जाएगा 185 रुपया आपको देना पड़ेगा। और पिछड़े वर्ग वाले ओबीसी को भी 185 रुपया, अनुसूचित जाति को 95, अनुसूचित जनजाति को 95, और जो दिव्यांग लोग हैं उनको 25 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपने श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। जो फार्म है उसका प्रिंट आउट लेना आवश्यक है, आपको प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, और आवेदन पत्र में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको देख लें, संशोधन भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। संशोधन हेतु आयोग की वेबसाइट होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भर के उपरांत जब लॉगिन करें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर OPT जो 1 टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस OPT को प्रविष्ट करने के उपरांत उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी फाइल को संशोधित कर सकता है, परंतु वह रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी और आपका रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप मोबाइल नंबर और ईमेल को अच्छे से भरें। आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 3/8/2022 तक ही अनुमान्य होगी, मतलब मान्य होगी। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन में संशोधन किया जाना असंभव है। ठीक है, नहीं होगा संभव। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका 3 के बाद कोई भी चीज़ आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर 3 तक आप नहीं भरें, 3/8 तक, तो कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है ये देख लीजिए। शैक्षणिक अर्हता जो होगा वो क्या क्या होगा, तो इसमें है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसके उच्च शैक्षणिक अर्हता धारी करने वाले अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके पास आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित कर ली है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में क्या हो सकता है, बैठ सकता है, सम्मिलित हो सकता है। तो यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचन एवं नियमावलियाँ के अनुसार मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जो प्रभावी प्रारंभिक परीक्षा ठीक है सम्मिलित हुए हैं, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, मतलब जो आपका वैध संख्या स्कोर के साथ जारी किया गया के साथ ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसमें से प्रारंभिक परीक्षा ठीक है के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया गए अभ्यर्थी हेतु यथा आवश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा।
हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्यासन प्राप्त होता है तो उसके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा या कौशल परीक्षा या जो भी है वो आयोजित किया जाएगा, जिसका सूचना यथावत आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी के हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी अगर कोई और कम योग्यता वाला पद निकलता है तो। जो एज है दोस्तों, एज आपका कितना है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा में विभिन्न प्रकार के पदों का अध्यासन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु क्या है 18 से 21 होती है और अधिकतम आयु क्या होती है 40 वर्ष होगी। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 10वां संशोधन 2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो, प्रारंभिक परीक्षा 2022 हेतु पात्र होंगे, अर्थात उनका जन्म 1 जुलाई 1982 से ठीक है पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो। ये हो गया। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी शासनादेश के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों के अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या ऐसी अन्य श्रेणियां अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए। ठीक है, जितना आपको दिया जाना है उतना होगा। तो इनके लिए होगा जो खेल है, अगर कोई खेल है, खेल से संबंधित अभ्यर्थी है तो उसके लिए खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 3 वर्ष की छूट होगी। ठीक है, और आपका जो दिव्यांगजन है उनके लिए 15 वर्ष है। तो इस तरह का है, आपको छूट है। ठीक है, आरक्षण जो है आपको आरक्षण उन्हीं लोग को मिलेगा जो आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिलेगा। परीक्षा का आयोजन एवं पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम अभी दिया गया होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, लिखित परीक्षा आपका जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, परीक्षा का कार्यक्रम क्या होगा, ये है प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथा समय वेबसाइट के माध्यम से पृथक सूचित किया जाएगा कि कब परीक्षा की तिथि आएगी, वो बताया जाएगा। स्कोर की वैधता अवधि, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। ये जो होगा जिस दिन आपका स्कोर कार्ड वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा उससे 1 साल तक मान्य होगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है, ये देख लीजिएगा क्या क्या निर्देश है। ठीक है, इस पे रोक कर यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये सब आपका जो होगा जन्म तिथि आपका जो माना जाएगा वो हाई स्कूल के समकक्ष से ही माना जाएगा, वही आपका मान्य होगा। और ये सब आप रोक कर देख सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए। एक बार पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। अब आपका आ जाता है कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका जो है इतिहास के प्रश्न रहेंगे, वो 5 नंबर के रहेंगे, 5 अंक के रहेंगे। तो इसमें ये है कौन कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, मौर्य वंश है। इसके बाद क्या क्या है, फिर मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश भी है, हर्षवर्धन वंश, राजपूत काल का है, सल्तनत काल है, मुगल काल है, मराठा है और ये स्वतंत्रता ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और स्वतंत्रता संग्राम है। फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, ये सब है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 5 नंबर का है, मतलब आपका हिस्ट्री से
10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री को खूब पढ़िए। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, और इसके बाद है स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, ठीक है। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 तक के सभी है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जियोग्राफी में है, जियोग्राफी में क्या है, भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है उसको पढ़ना है। इसमें नदियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं, भू जल संसाधन है, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र है, तो इनको भी आपको पढ़ना है। वन है, खनिज संसाधन है, और भारत विश्व के राजनीतिक भूगोल है, जलवायु है, टाइम जोन है, जनसंख्याकी परिवर्तन और प्रवास है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आपका भारतीय अर्थशास्त्र जो होगा उसमें होगा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स से होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो 1947 से 1991 तक है, वहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हरित क्रांतियाँ होगी, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड के बारे में, बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में, 1991 का जो आर्थिक सुधार हुआ है उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में, 2014 के बाद जो भी सुधार हुए, कृषि में ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब के बारे में क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रकाशन से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का। भारतीय संविधान में सभी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय से संबंध रहेंगे, उच्च न्यायालय से संबंध, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं से रहेंगे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ लूसेंट से आप क्लियर कर लीजिएगा सब। प्रारंभिक अंकगणित में क्या है, भिन्न है, दशमलव है, पूर्ण संख्या है, प्रतिशत है, साधारण अंक की समीकरण है, वर्ग है, वर्गमूल है, घनमूल रहेगा, घातांक है, घात है, औसत है, ये सब आपका मैथ से है। हिंदी से देख लीजिए, समास है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश है और लिंग है, ये सब है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ है, सामान्य अशुद्धियाँ है, लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य पद्य में उनका है। समान अंग्रेजी का भी क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। तर्क एवं तर्क संगत से भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका बृहद, लघु, भिन्न, क्रम, रैंकिंग, संबंध, संबंध में रक्त संबंध आ जाएगा, समूह, भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब है। निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण का भी क्वेश्चन रहेगा। समसामयिकी से 10 नंबर का रहेगा। सामान्य जागरूकता से आपका 10 नंबर आएगा। सामान्य जागरूकता में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है, देख लीजिएगा। ये सब पहले वाला पढ़ेंगे तो आ जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, देश में राजधानी एवं मुद्रा है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, विधानसभा, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व एवं उनके मुख्यालय, पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय, ये सब है। प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार और विजेता हैं। फिर अपठित, इसके बाद 10 नंबर का है, ठीक है। अपठित हिंदी गद्यांश रहेगा, विवेचना और विश्लेषण रहेगा, ग्राफ भी रहेगा 10 नंबर का, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का है। तो ये सब ये पूरे के पूरे सिलेबस थे फ्रेंड्स। तो आप इसमें माइनस मार्किंग रहेगा, 1/4 रहेगा। और सभी क्या है, एनसीईआरटी की बुक प्रीफर करिएगा, लूसेंट पढ़ लीजिएगा आप, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन और कुछ घटना चक्र की बुक ले लीजिएगा जो आपको एलिजिबल उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों 1/4 माइनस मार्किंग है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार।